न्यूटन के गति के नियम से देखिए कुछ प्रश्न हैं और संवेग से देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला में गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंधित है। मतलब गति का जो तीसरा नियम है वो किसके और किसके बीच संबंधित है। तो गति का जो तीसरा नियम होता है वो स्थित, याद रखिएगा, स्थित और वेग के बीच संबंध होता है। इसमें देखिए गति का तीसरा नियम में क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, मतलब जितना बल आगे लगेगा उतना बल पीछे लगेगा। ठीक है, तो इसमें तीसरा नियम का जो आपको गति का तीसरा नियम का जो फॉर्मूला होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as होता है। और प्रथम नियम है v बराबर u प्लस at, और तीसरा आपको दूसरा हो जाएगा s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये गति का फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड नियम है। गति का दूसरा नियम डैश से संबंधित है। मतलब गति का जो दूसरा नियम है किससे संबंधित है? दाब से, जड़त्व से, थ्रस्ट यानी धकेलना से या संवेग से। तो देखिए दूसरा नियम से क्या निकलता है? बल का व्यंजक मिलता है। ठीक है, इसीलिए आपको जो दूसरा नियम होगा वो संवेग से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। गति का दूसरा नियम जो कह रहा है आपको, गति का दूसरा नियम से व्यंजक प्राप्त होता है। इसमें बल जो होता है संवेग के समानुपाती होता है। ठीक है, तीसरा हम देखिए समीकरण F बराबर ma को न्यूटन के डैश नियम के रूप में जाना जाता है। मतलब F बराबर ma किससे मिलता है? मतलब बल का जो सूत्र मिलता है वो किससे मिलता है? तो किससे मिलेगा? इसमें आपको हो जाएगा जो दूसरा नियम है उससे मिलता है F बराबर ma, और बल का परिभाषा फर्स्ट से मिलता है। ठीक है, देखिए चौथा में है कि 1 kg इंटू 1 मीटर सेकेंड इनवर्स 2 को क्या कहते हैं? एक न्यूटन बोलते हैं, या एक कूलाम बोलते हैं, या एक पास्कल बोला जाता है, या एक जूल बोला जाता है। तो क्या इसको बोलते हैं? इसको बोला जाता है एक न्यूटन। एक कूलाम किसको बोलेंगे? तो वोल्ट गुने समय को, 1 वोल्ट गुने समय को एक कूलाम बोलते हैं। एक पास्कल किसको बोला जाता है? तो 1 न्यूटन मीटर इनवर्स 2 को एक पास्कल बोलते हैं। जूल किसको बोलते हैं? तो 1 न्यूटन गुने मीटर को। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है? तो देखिए कौन सा कथन होगा। पहला में कह रहा है कि बल एक ही निकाय पर लागू होती है। मतलब बल जो है एक ही वस्तु पर लागू होती है। दूसरा है कि बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। लगेगा एक ही पर लेकिन विपरीत दिशा में। तीसरा में है कि बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। और चौथा में है बल दूरी पर निर्भर करता है। तो तीसरा नियम में कहा गया है न्यूटन के तीसरे नियम के बारे में। तो तीसरा नियम में क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। अगर जितना बल हम ये उठाने में लगा रहे हैं उतना ही अंदर लगेगा। ठीक है, ये तीसरा नियम का रूल है। तो इसमें अलग अलग भी हो सकता है, इसको भी उठा सकते हैं। मतलब इसमें हो जाएगा कि बल अलग अलग निकाय पर, मतलब अलग अलग, जैसे कॉपी को उठा रहे हैं जितना, इसमें आपको जितना ऊपर लग रहा है जितना नीचे लगेगा, तो अलग अलग हो जाएगा, यानी अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देख लीजिए। एक राइफल से गोली चलाई गई। ठीक है, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है, बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है, तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगा? गोली की गतिज ऊर्जा से अधिक होगा, या गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगा, या गोली की गतिज ऊर्जा के बराबर होगा, या ऑप्शन नंबर डी 0 होगा? क्या होगा? देखिए जब एक राइफल से गोली चलाते हैं ना, तो होता क्या है कि जितना बल पीछे, यानी कहने का मतलब जो ये होता है तिरने वाला, ठीक है ना, ये तिरते हैं उतना ही दूर से आगे फेंकता है। इस तरह से दाबिए तो फेंकेगा ना उधर से। तो इसमें होता क्या है ना कि जो गोली होता है इसका रफ्तार बहुत ज़्यादा हो जाता है, और बंदूक जो होता है ना उसका रफ्तार कम होता है। इसीलिए गोली जाके आगे दूर, मतलब कि ढेर दूरी में आकर के बैठाता है, मतलब कि आगे चली जाती है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, यानी राइफल जो है ना धीमा चलेगा, गोली की अपेक्षा क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 में हो जाएगा। ठीक है, गोली की गति जो से कम होता है। अगर ज़्यादा होता तो क्या होता, वो आदमी को लग जाता ना चोट, जो छोड़ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए तीसरा नियम तो जानते हैं हम लोग कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है कि द्रव्यमान गुणित त्वरण को क्या बोलते हैं? द्रव्यमान को m बोलते हैं और इसको a बोलते हैं। आसान हो गया, m में क्या हो जाएगा आपको, p बराबर mv होता है ना।
नहीं, बल यानी द्रव्यमान गुना ए, इसमें हो जाएगा आपको बल, क्या हो जाएगा बल, F बराबर होता है ए में, ठीक है, P बराबर mv होता है, ये जो P बराबर क्या होता है mv होता है, ठीक है, मास गुने आपको वेग हो जाएगा, यहाँ पे त्वरण है। देखिए दाब बराबर क्या होता है, तो बल बटा क्षेत्रफल को दाब बोलते हैं, इसका मात्रा क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और बल गुने समांतराल को आवेग बोलते हैं, ठीक है, इसका किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड इसका हो जाएगा आवेग, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह से, मतलब इसको तोड़िएगा ना, बल गुने समांतराल को आवेग बोलते हैं, तो बल का क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुने टी, यानी कि एगो आप गुने टी हो जाएगा तो कट जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ठीक है। आवेग उसके बाद देखिए 8वां में कह रहा है एक 70 केजी का आदमी है, 50 न्यूटन के बल से क्या करता है कि 50 केजी के आदमी को धक्का देता है, तो 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितना बल से धकेला। कहने का मतलब जानते हैं क्या हुआ, मान लीजिए कि 2 लड़का है, ठीक है, 2 लड़का खड़ा है इस प्रकार से, एक लड़का इसमें और है, ठीक है, तो इसको कहने का मतलब ये समझिएगा क्या इसका हो रहा है, मतलब कहने का इसका हुआ कि 50 केजी इसका जो आदमी है 70 केजी इसका है, ये 70 केजी का है, और 50 न्यूटन के बल से 50 न्यूटन के बल से क्या कर रहा है, इसको धकेल रहा है, इसको धकेल रहा है, जो कि इसका वजन कितना है, इसका वजन 50 केजी है, इसका 70 केजी वजन है, इसका 50 केजी है, लेकिन ये जो बल लगा रहा है 50 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो ये धक्का दे रहा है इसको, तो बताइए कि ये व्यक्ति जो 50 केजी वाला ये कितना से धक्का देगा। तो यहाँ पे न्यूटन का तीसरा नियम लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है, मतलब जितना बल ई लगाएगा उतना ई भी लगाएगा, हमको केजी से मतलब नहीं है चाहे कितनों केजी करेगा, बल यहाँ पे दोनों सेम लगेगा। ये अगर 50 न्यूटन का बल लगा रहा है तो ये भी 50 ही न्यूटन का बल लगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। समझ गए बात को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में न्यूटन के नियम जो है कणों के लिए क्या सिद्ध होता है, मतलब कह रहा है न्यूटन के नियम जो है ना कणों के लिए अच्छे से सिद्ध नहीं होता है, तो किस पर नहीं सिद्ध होगा, विश्रांति पर होगा, या ऑप्शन नंबर बी धीमे चलने पर होगा, जो कण है धीमे धीमे चलता है उस पर लागू अच्छा नहीं होता है, या विश्रांति पर नहीं होता है, या उच्च वेग के साथ चलने पर हो, या फिर प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। तो ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, प्रकाश के वेग के साथ जो तुलनीय वेग करिएगा ना इस पर न्यूटन के गति नियम अच्छा सिद्ध होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल, आकर्षण के जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अभाव है, मतलब नहीं है, अभाव में रॉकेट पर प्रणोद क्या होता है, स्थिर रहेगा या फिर स्थिर नहीं रहेगा, या फिर लघु रेंज के रॉकेट गति स्थिर होता है, जो छोटा रेंज का होता है वो स्थिर रहेगा, या फिर स्रावित गैस उसमें जो गैस छोड़ती है वो स्थिर होने पर स्थिर होता है। देखिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये सब जो क्वेश्चन जो हम दे रहे हैं ना सब पूछा हुआ है और नहीं भी पूछा हुआ है, ठीक है, दोनों प्रीवियस ईयर्स जो है ग्रुप डी वाला में सब पूछा हुआ है, एनटीपीसी में जो पूछा है वो सब है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा, क्योंकि 18 में इस तरह से प्रश्न आता है तो इसी तरह से आपको नेक्स्ट भी देगा। तो देखिए यहाँ पे इसमें हो जाएगा स्थिर रहेगा, प्रणोद में क्या होगा आकर्षण बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में जो रॉकेट होता है ना उसमें प्रणोद स्थिर रहता है, ये याद रखेगा, ठीक है। 11 में एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति लगाने से पहले कुछ समय तक दौड़ता है, क्यों दौड़ता है वो देखिए दौड़ता है ताकि डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे, क्योंकि देखिए अगर लंबी छलांग लेना है, ठीक है, तो छलांग लेने से पहले क्या होता है वो दौड़ेगा, वो क्या करेगा वो दौड़ेगा, और दौड़ेगा क्या करता है क्योंकि दौड़ेगा जैसे उसको उछलना है ना तो इसमें जड़त्व काम करेगा, जब दौड़ रहा है तो इसमें कह रहा है कि जब दौड़ रहे हैं तो दौड़ते रहिए, लेकिन वहाँ पे झटका मारेगा उछलने वाला, इसलिए तेज गति से दौड़ता है, क्या करता है छलांग लगाने वाला कि तेज गति से दौड़ता है, यानी गति इसमें हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा गति, तेज गति लगाने पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में इनर्शिया के नियम किसके द्वारा दिया गया है, तो इनर्शिया इसी को बोलते हैं हम लोग जड़त्व, क्या बोलते हैं इसको जड़त्व, तो ये कौन दिया है तो जड़त्व न्यूटन दिया, ठीक है, जड़त्व का नियम, इसको गैलीलियो का नियम कहा जाता है लेकिन दिया न्यूटन है, ठीक है। जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, जब कार एक घुमावदार सड़क पर मुड़ती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करता है, तो यह बल डैश किसके कारण होता है, ये पहले क्वेश्चन को समझिए, बिना क्वेश्चन को समझने मत दे दीजिएगा,
इसमें आप केंद्रीय या अभिकेंद्रीय आप लोग मारिएगा, हम समझ रहे हैं कि अभिकेंद्रीय मारिएगा, लेकिन क्वेश्चन को समझिए। जैसे कि मान लिया आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, गाड़ी से जा रहे हैं, 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर पर जा रहे हैं, तो होता क्या है कि मोड़ आया तो घूरी डायरेक्ट घूरता है ना, तो धीमा ब्रेक करके घूरेगा। फिर भी जैसे आदमी को लगता है ना कि झुक गए हैं अंदर की ओर, तो होता क्या है ना कि यहाँ पे गाड़ी की बात नहीं कर रहा है कि किस बल के कारण झुका, यहाँ पे जो कर रहा है मूर्ति है, तो उसमें बैठे यात्री जो है स्वयं पर केंद्र की विपरीत दिशा में, मतलब जहाँ पे खड़ा है उसका अपोजिट हो जाता है मुड़ने के टाइम। जब गाड़ी धीमा होता है तो किधर हो जाएगा, पीछे इस तरह से मुड़ जाता है ना ऐसे। तो इसमें होता है क्या कि एक बल महसूस करता है, ये बल वो जानते हैं जड़त्व है, जड़त्व के कारण इस तरह से होता है, ठीक है। किसके कारण महसूस करता है, वो व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, तो जड़त्व। अगर तो गाड़ी तो घूर रहा है तो आप केंद्रीय बल होगा। तो दोनों में डिफरेंट क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लीजिए, उसके बाद मारिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होगा, मतलब किसके बीच जड़त्व का मान अधिकतम होगा। देख लीजिए, एक ही आकार के रबर वाले बॉल या पत्थर में, मतलब एक बॉल एक पत्थर है लेकिन आकार में दोनों सेम है, तो किसका जड़त्व अधिक होगा, यहाँ पे ये देखना है किसका मान अधिकतम होगा, ठीक है। बॉल या पत्थर के बीच, या फिर स्कूटर है या बस के बीच, स्कूटर और बस के बीच, या 10 रुपये का सिक्का या 5 रुपये का सिक्का, या रेलगाड़ी और हवाई जहाज के बीच। तो सबसे बड़ा इसमें काम जो कर रहा है रेलगाड़ी वाला और ये हवाई जहाज वाला कर रहा है, ठीक है। इसमें रेलगाड़ी या हवाई जहाज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझिए होंगे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है इसमें कि मेज पर रखी पुस्तक का ढेर किसके कारण हटता नहीं है। भाई आप कलम को रखिए मेज पर, किसी चीज़ को रखिए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो यहाँ पर रखा हुआ है ना, तो कहने का मतलब क्या हुआ है कि रखा हुआ है तो रखा हुआ है। हम बताए थे जब जरूरत तो पढ़ाए थे। देखिए अगर बढ़िया से समझना है क्वेश्चन को, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इस तरह से एग्जाम में पूछा गया है और नेक्स्ट टाइम भी पूछने वाला है, इसी तरह से पूछेगा, ठीक है। मेज की जगह दूसरा दे देगा, उसे क्या दिक्कत है, लेकिन हम लोग को मेरे कॉन्सेप्ट को समझना है। तो इसको समझने के लिए हम पहले जो है आपको गति, चाल, वेग, दूरी ये सब पढ़ा चुके हैं, समय ग्राफ ये सब पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। और न्यूटन का गति का नियम भी पढ़ा चुके हैं, जड़ तो क्या होता है ये भी पढ़ा चुके हैं, ये सब पढ़ा चुके हैं। तो उसको पहले एक बार देख लीजिए, उसके बाद ये बन जाएगा। तो मेज पर रखी पुस्तक का ढेर क्या होता है, वहाँ पे रुका हुआ है, तो क्या बताया था जड़त्व में कि कोई भी वस्तु जिस अवस्था में रहता है तो उसी अवस्था में रहना वो चाहता है, तो समझिए जड़त्व है। गति में है तो गति में रहना चाह रहा है, तो समझिए जड़त्व है। अगर उसको रोकिएगा तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा ना। यानी तो इसमें हो जाएगा मेज पर रखी पुस्तक, आपको जड़त्व ऊपर रहेगा। जड़त्व किसके कारण हटता नहीं है, तो जड़त्व के कारण नहीं हटता है, ठीक है। 16 में कह रहा है यदि वेग दुगना होने पर संवेग क्या होगा। आप सोचिए कि P बराबर होता क्या है। अब P बराबर क्या होता है, mv होता है, ठीक है। तो जब संवेग दुगना होगा, यानी P जब दुगना होगा तो इसमें संवेग दुगना होगा। तो यहाँ पे कह रहा है यदि वेग दुगना होगा, वेग यहाँ पे वेग को दुगना कर दिए, ये वेग है, तो क्या फर्क पड़ेगा, संवेग भी दुगने ना होगा, ये सिंगल ये भी सिंगल, ठीक है। तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। लेकिन गतिज ऊर्जा क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, 2 दूनी 4 हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। यानी कि आपको देखिए कौन है इसमें, आपको संवेग 2 गुना और गतिज ऊर्जा 4 गुना, ये होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समझिएगा बात को, ठीक है। P बराबर mv में अगर ये भी पूछेगा कि द्रव्यमान दुगना है तो संवेग ये भी दुगनी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 17 में एक हल्का तथा भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है। हल्का पिंड और भारी पिंड, जैसे कि आप कार चला रहे हैं और गाड़ी मतलब कि 2 व्हीलर चला रहे हैं, तो यहाँ वजन तो अलग अलग है ना, लेकिन गति तो समान है। मान लीजिए कि गति ये भी 50 वो भी 50 के स्पीड में चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसका संवेग ज़्यादा होगा भाई, यही तो समझना है। संवेग इसमें उसी का ज़्यादा होगा जिसका भार ज़्यादा है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कार का हो जाएगा। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है, तो किसी भी वस्तु का संवेग जब भी निर्भर करेगा, इसमें होता क्या है देख लीजिए, P बराबर mv, मास और वेग पर निर्भर करेगा, यानी द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करेगा। बस इसी फॉर्मूले से तो बनता है जी। वेग दुगुना होने पर संवेग और गतिज क्या होगा, अगर वेग दुगुना होगा तो संवेग 2 गुना और गतिज 4 गुना होगा। मान लीजिए देखिए संवेग इसमें 2 गुना और गति 4 गुना, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। एक टकराव में हमेशा क्या बचत होती है, देखिए इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हैं। तो एक टकराव, जब भी टकराव होगा ना, जैसे मान लीजिए कि ये गाड़ी इधर से आ रही है, ठीक है, ठीक है, इस तरह से इधर से गाड़ी एक आ रही है, एक इधर से गाड़ी आ रही है, दोनों में हो गया टकराव। तो भाई इसमें गति तो चेंज हो जाएगा, लेकिन इसमें हमेशा जो बचत होता है, संरक्षित होता है, वो संवेग होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार मेरा क्वेश्चन था, हम लोग जो पढ़ाएं उसका प्रीवियस ईयर देखें, ठीक है। तो एक बार पढ़ लीजिए पिछले, अगर मेरा देखिए वीडियो में, आप मेरा चैनल का नाम सिकंदर कुमार, उसको खोलिएगा तो वीडियो में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है उसको पढ़ लीजिए बढ़िया से, हम जो पढ़ाएं हैं उसके बाद ये देख लीजिए, एकदम अच्छी से बन जाएगा, ठीक है। तो जय हिंद।